स्टूडेंट, आप सभी का वेलकम है फ्रेंड्स संतोषी के यूट्यूब चैनल के अंदर। तो फ्रेंड्स आज हम सभी देखने वाले हैं जो हमारा एईसी पेपर MIL2 हिंदी है उसका हमने पार्ट 1 में क्रिया तक हमने देख लिया था। ठीक है, वहाँ पे हमने संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, कारक ये सारे पॉइंट्स को हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग देखने वाले हैं अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, समास और अनुच्छेद लेखन। ठीक है, जो हमारे एनुअल एग्जाम के बेसिस से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और फ्रेंड्स आप सभी को पता होगा कि आपका जो एडमिट कार्ड है वो भी जारी हो चुका है। अगर आपने अभी तक अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किया है तो मैंने उसका वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अब जा करके वहाँ पे वॉच करिए एंड अपने एडमिट कार्ड को अपने ही फ़ोन से डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए लेट्स हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स आज का हमारा टॉपिक है अव्यय, है ना, कि अव्यय क्या होता है। तो आइए पढ़ते हैं। अव्यय ऐसे शब्द को कहते हैं जिसके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक इत्यादि के कारण कोई विकार उत्पन्न नहीं होता। ऐसे शब्द हर स्थिति में अपने मूल रूप में बने होते हैं। उन्हें क्या कहते हैं फ्रेंड्स? अव्यय। यानी कि अव्यय एक ऐसा व्याकरण का एक ऐसा रूप है फ्रेंड्स जिसमें किसी भी तरह का कोई रूपांतरण नहीं होता, मतलब कि उसके रूप में कोई भी अंतर नहीं होता, इसलिए ऐसे शब्द अविकारी होते हैं। ठीक है, इनका व्यय भी नहीं होता और ये अव्यय होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे में आप देख लीजिए जब, तब, अभी, उधर। फ्रेंड्स हम लोग इन सब चीज़ों में कभी भी चेंजेस नहीं कर सकते, इसलिए ये अव्यय होते हैं। ठीक है, अब देखिए अव्यय के अंतर्गत क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक शब्दों का स्थान है। अव्यय और क्रिया विशेषण क्या होता है? तो देखिए फ्रेंड्स, पंडित किशोरी दास वाजपेयी के मतानुसार अंग्रेजी के आधार पर सभी अव्यय को क्रिया विशेषण मान लेना उचित नहीं है, क्योंकि कुछ अव्यय ऐसे हैं जिनसे क्रिया की विशेषता लक्षित नहीं होती। जैसे जब मैं भोजन करता हूँ तब वह पढ़ने जाता है। इस वाक्य में जब और तब अव्यय क्रिया की विशेषता नहीं बताते, अतः इन्हें विशेषण नहीं माना जा सकता, इसलिए अव्यय क्रिया की विशेषता नहीं बताते। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे देखिए अव्यय के प्रकार दिया गया है। कालवाचक अव्यय, ठीक है, इसमें समय का बोध होता है। काल मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? समय। तो जो अव्यय या फिर जो शब्द हमें समय का बोध करवाते हैं उसे हम लोग कालवाचक अव्यय कहते हैं। जैसे आज, कल, तुरंत, पीछे, पहले, है ना। तो ये सारे क्या कर रहे हैं फ्रेंड्स? हमें समय का बोध करवा रहे हैं, है ना। नेक्स्ट आप यहाँ पे देखिए, है ना, यहाँ पे आप नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे दिया गया है स्थानवाचक अव्यय क्या होता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो जो हमें स्थान का बोध कराएंगे उसे हम स्थानवाचक अव्यय बोलेंगे। ठीक है, दिशा वाचक अव्यय क्या है? जो दिशा का बोध कराएंगे उसे दिशावाचक अव्यय कहेंगे। ठीक है, स्थिति वाचक अव्यय, ठीक है, तो जो हमें स्थिति का बोध कराएंगे, ये चीज़ नीचे है वो चीज़ ऊपर है, तो ये स्थिति का बोध करा रहे हैं किस स्थिति में है ना। तो ये चीज़ है। अब अव्यय के और भी भेद है फ्रेंड्स। सामान्यतः अव्यय के 4 भेद है: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। तो आपको इन सभी चीज़ों को भी अच्छे तरीके से इसकी भी स्टडी कर लेनी है। तो मैंने आपको स्क्रीन विजिबल करवा दिया है इस विद्या गैस पेपर का। आप फ्रेंड्स इसको खुद ही बहुत ही अच्छे तरीके से रीड कर लीजिएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी आप देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे भी हमारा अव्यय का ही है। ठीक है, यौगिक क्रिया विशेषण नीचे लिखे शब्द के मेल से बने हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बताया गया किस किस मेल से हमारे जो यौगिक क्रिया विशेषण है वो बने हुए हैं। ठीक है, तो आप इसकी स्टडी कर लीजिएगा। अब चलिए यहाँ पे भी आप देख लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे भी देख लीजिए, अब अव्यय का ही है। ठीक है, कुछ समानार्थक विशेषणों का अंतर भी बताया गया है। चलिए मैं इसको थोड़ा सा रीडिंग कर देती हूँ। कुछ समानार्थक क्रिया विशेषणों का अंतर: जब कभी अब में वर्तमान समय का अनिश्चय हो और अभी का तुरंत और तुरंत से है। जैसे अब का अर्थ यहाँ बताया जा रहा है, अब आप जा सकते हैं, अब आप क्या करेंगे, अभी, अभी अभी आया हूँ, अभी 5 बजे हैं, है ना। तो इस तरह के सेंटेंसेस। चलिए फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे भी अव्यय का ही है जो मैंने भी पढ़ लिया है। ठीक है, ये भी देखिए, ये भी अव्यय का ही रूप है, अव्यय के ही सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। तो आप इसको भी अच्छे तरीके से रीडिंग कर लीजिएगा। यहाँ पे भी आप देख लीजिए फ्रेंड्स, इसको भी बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है ना, इसको भी आप देख लीजिए बहुत ही अच्छे तरीके से।
अब देखिए फ्रेंड्स, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे बिना ही टाइम को वेस्ट किए हुए, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे संधि, की संधि क्या होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, है ना। कल मैंने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाला था वो संधि से भी था, है ना। तो दो अक्षरों के आपस में मिलने से उनके आकार और ध्वनि में जो विकार पैदा होता है उसे संधि कहते हैं। संधि मतलब फ्रेंड देखिए, दो अक्षर जब आपस में मिलते हैं तो उसके आकार में भी परिवर्तन होता है और ध्वनि में भी परिवर्तन होता है, यानी कि एक तरह का विकार उत्पन्न होता है, ठीक है। उसी को हम लोग संधि कहते हैं। अब संधि और संयोग क्या है फ्रेंड्स, वो देखिए। संधि और संयोग में अंतर है। स्वरों से रहित व्यंजन आपस में मिलने पर संयोग कहलाता है, जिसमें स्वर नहीं होता, ठीक है फ्रेंड्स, वो कहलाता है संयोग, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में भी दिया है फ्रेंड्स, तो वो आप देख लीजिए। जैसे कै, यहाँ का और या के बीच कोई स्वर नहीं है, ठीक है। तो इस तरह की आप रीडिंग कर लीजिएगा खुद से ही फ्रेंड्स। चलिए हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए फिर संधि के कारण विकार बताए गए हैं, संधि के भेद बताए गए हैं फ्रेंड्स, है ना। अब फिर हमारा जो पहला संधि होता है स्वर संधि और दूसरा होता है हमारा व्यंजन संधि, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ पे देखिए स्वर संधि का भी भेद बताया गया कि दीर्घ संधि, दीर्घ संधि कैसे किया जाता है, कौन कौन से अक्षर इसमें आते हैं, वो सब कुछ आपको यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है। देखिए हमारे स्वर संधि के भेद हैं, है ना। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि, ठीक है। कैसे इसका विच्छेद करते हैं फ्रेंड्स, वो भी आप देख लीजिए, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। आइए तो नेक्स्ट फ्रेंड यहाँ पे देख लीजिए आप, व्यंजन संधि के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो आप इसको भी रीडिंग कर लीजिएगा। व्यंजन संधि में थोड़ा सा पढ़ देती हूँ। जिन दो वर्णों में संधि होती है उनमें ये यदि पहला वर्ण व्यंजन हो और दूसरा वर्ण स्वर या व्यंजन हो तो व्यंजन संधि होती है। जैसे जगत ईस यानी कि जगदीश, सत जन यानी कि सज्जन, इसके नियम है, ठीक है फ्रेंड। तो इस तरह से हमारा व्यंजन संधि बनता है। यहाँ पे भी आप देख लीजिए, व्यंजन संधि के बारे में ही डिस्क्राइब किया गया है, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं विसर्ग संधि, ठीक है फ्रेंड्स। विसर्ग संधि देखिए क्या होता है। विसर्ग के साथ, देखिए यहाँ पे विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन की संधि को विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे तपह जोड़ वन यानी कि तपोवन, नि जोड़ अंतर यानी कि निरंतर, दुह जोड़ आचार यानी कि दुराचार, तो इसको क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, विसर्ग संधि कहते हैं, ठीक है। विसर्ग संधि के बारे में और डिफाइन किया है नीचे, आप उसको अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा। आइए हम लोग यहाँ पे भी देख लेते हैं। यहाँ पे भी हमारी संधि के बारे में ही है, तो आप इसको भी अच्छे से रीडिंग कर लीजिएगा फ्रेंड्स। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। ये भी हमारा संधि वाला ही पेज है, देख लीजिए आप इसको अच्छे से अगर शुरू से पढ़ेंगे फ्रेंड्स तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि अगर मैं उतना पढ़ने लग गई तो वैसे भी वीडियो अभी ही हमारा मिनिमम 8 मिनट का हो चुका है, और अगर मैं रीडिंग करना स्टार्ट करूँगी तो बहुत ही ज़्यादा बड़ी वीडियो बन जाएगी। तो वीडियो को आप स्किप करके थोड़ा स्टॉप कर लीजिएगा और इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से आप रीडिंग कर लीजिएगा, ठीक है। और फ्रेंड्स देखिए, तैयारी करना स्टार्ट कीजिए, पढ़ना स्टार्ट करिए, क्योंकि यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम है। अगर हम इसमें अच्छे से कॉपियाँ नहीं लिखते हैं तो आपको पता होता है कि हमें प्रमोट करने के भी बहुत सारे चांसेस होते हैं, हमें फेल करने के भी बहुत सारे चांसेस होते हैं ना। तो इसलिए स्टडी करना, पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। तो पढ़ने पर हमें बिल्कुल कंसंट्रेशन होना चाहिए हमारा, है ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग जो टॉपिक है हमारा उपसर्ग और प्रत्यय क्या होता है फ्रेंड, वो देख लेते हैं। तो उपसर्ग देखते हैं फ्रेंड। सबसे पहले शब्द निर्माण के लिए क्रिया या शब्दों के पूर्व जो शब्दांश जोड़े जाते हैं वो उपसर्ग कहलाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। जब भी हम किसी भी शब्द का निर्माण करते हैं तो उसके पहले जो शब्द जोड़े जाते हैं ना उसको बोलते हैं उपसर्ग। जैसे पर, परा, है ना, आप, सम, ठीक है। तो ये सब हम पूर्व में जोड़ते हैं यानी कि पहले जोड़ते हैं, तो इसलिए उसे उपसर्ग कहते हैं। लेकिन जो चीज़ बाद में जोड़ा जाता है, लास्ट में, अंत में जोड़ा जाता है, उसे फ्रेंड बोलते हैं प्रत्यय बोलते हैं, ठीक है। उपसर्ग की गतियाँ, उपसर्ग की 3 गतियाँ हैं। उपसर्ग के योग से शब्दार्थ तभी तो अपरिवर्तित रह जाता है, कभी ईसत परिवर्तन होता है और कभी पूर्णतः परिवर्तन होता है, ठीक है। उपसर्ग धातुओं से जुड़कर शब्द की कामधेनुता ही सिद्ध नहीं करते, वरन अर्थों में चमत्कार भी उत्पन्न करते हैं। उदाहरण के लिए केवल एक धातु, है ना, हरा यानी कि हरण, करना, ले। तो इस तरह से फ्रेंड्स यहाँ पे बताया गया है, तो आप इसको एक बार अच्छे से रीडिंग कर लीजिएगा। उदाहरण में देखिए यहाँ पे दिया है अभि प्लस हार यानी कि अभिहार, ठीक है। अनु प्लस हार, अनुहार, ठीक है। तो ये आपको दिखा गया, जो अभी, अनु, अप, आ है फ्रेंड्स, ये सब क्या है फ्रेंड्स, पूर्व में आके जुड़ रहा है, तो इसलिए ये प्रत्यय के पार्ट हो गए, ठीक है। तो प्रत्यय में क्या होता है फ्रेंड्स, जो शब्द के पूर्व में आकर के जुड़ता है उसे हम लोग कहते हैं फ्रेंड्स
प्रत्यय। ठीक है, यहाँ पे देखिए और भी एग्जाम्पल दिया गया है हमारे प्रत्यय का। ठीक है, सॉरी उपसर्ग का फ्रेंड। देखिए यहाँ पे भी दिया है अति प्लस अधिक, अति काल, अति से। तो ये जो अति अति है फ्रेंड्स आपका उपसर्ग है। ठीक है फ्रेंड्स, उपसर्ग अर्थ सब कुछ समझाया हुआ है यहाँ। अति का मतलब होता है अधिक, और उपसर्ग लगा के अगर शब्द बनाएंगे तो अति काल, अति से, अतिमान, है ना, ये सारे हम लोग वर्ड बना सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा, ये भी देख लीजिए। फिर नीचे देखिए हमारा प्रत्यय दिया है। शब्द निर्माण के लिए शब्दों के अंत में जो शब्दांश जोड़े जाते हैं वह प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे पाठक, इसमें अक जो है फ्रेंड आपका, है ना, वो क्या है, हो गया आपका प्रत्यय। शक्ति, तो इसमें ती हो गया आपका प्रत्यय। ठीक है, भलाई, तो इसमें ई आपका हो गया प्रत्यय। ठीक है, तो इस तरह से बनाया जाता है। अब देखिए प्रत्यय के भेद यहाँ पे दिए गया है। तो मूलतः जो हमारे प्रत्यय होते हैं फ्रेंड्स, इसके दो भेद होते हैं। एक होता है हमारा कृत प्रत्यय, और आइए दूसरा हम लोग देख लेते हैं दूसरा कौन सा होता है। तो दूसरा होता है हमारा, यहाँ पे कृत्य प्रत्यय के भी भेद दिया गया है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए। ठीक है, ये भी देख लीजिए, हमारा कृत प्रत्यय के बारे में ही बताया गया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप रीड कर लीजिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, इम्पॉर्टेंट काफ़ी है फ्रेंड्स, लेकिन अगर आप विद्या गैस पेपर को अगर अच्छे से पढ़ लेते हैं ना, तो मुझे नहीं लगता आपको कोई और बुक पढ़ने की भी ज़रूरत है अपने एग्ज़ाम के लिए, वो भी सेमेस्टर के एग्ज़ाम के लिए। विद्या गैस पेपर काफ़ी होता है फ्रेंड्स सेमेस्टर की स्टडी के लिए। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर ही ज़्यादा कंसंट्रेशन करेंगे। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेंड्स यहाँ पे, वो आप देखिए है हमारा समास। ठीक है, कि समास क्या होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप देख लीजिए यहाँ पे समास क्या होता है। समास दो या दो से अधिक शब्द अपने विभक्ति पदों को छोड़कर एक साथ मिल जाते हैं तो उस मेल को समास कहते हैं। ठीक है, समास के 6 भेद होते हैं फ्रेंड। अविभाव समास, जैसे इसका एग्जाम्पल है यथा शक्ति, हर रोज। देखिए फ्रेंड, अविभाव समास उसे कहते हैं फ्रेंड जिसमें पूर्व पद प्रधान होता है हमारा। ठीक है, तो यथाशक्ति, हर रोज। तत्पुरुष समास, राजकुमार, राष्ट्रपति। ठीक है, इसमें उत्तर पद प्रधान होता है फ्रेंड। कर्मधारय समास, ठीक है, इसमें भी देखिए एग्जाम्पल दिया गया है। द्विगु समास, इसमें भी दिया है पंच प्रदीप, नवरत्न, है ना। द्वंद्व समास में भी देख लीजिए माता पिता, सीताराम, है ना। बहुव्रीहि समास में भी पीताम्बर, किसको बोला गया, श्री कृष्ण को, है ना। शशि शेखर, महादेव। ठीक है, तो यहाँ पे फिर डिफाइन किया है कि हमारा अविभाव समास क्या होता है फ्रेंड। आपको मैं बता दूं कि जितने भी टॉपिक मैंने पढ़ाए हैं लगभग सभी टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे, लेकिन समास से तो आना ही आना है फ्रेंड। 99% चांस है समास से क्वेश्चन आएंगे। तो समास को थोड़ा मैं अच्छे से रीड कर दे रही हूँ, आप भी अच्छे से सुन लीजिएगा। देखिए अविभाव समास क्या है, जिस समास में पूर्व पद प्रधान होता है, यानी कि इसमें पूर्व पद यानी कि शुरुआती वाला पद प्रधान होता है, उसे अविभाव समास कहते हैं। यह पूर्व पद निश्चित रूप से अव्यय पद होता है। उदाहरण के लिए फ्रेंड देखिए, जिन समस्त पदों के पूर्व पद यथा आ, प्रति, वे, नीर, नी एवं सा आदि उपसर्गों वाले हों, उन्हें सामान्यतः अविभाव समास समझना चाहिए। आगे इस वर्ग के समस्त पदों के कतिपय उदाहरण विग्रह सहित दिए जाते हैं। फर्स्ट है हमारा अधिकांश, अधिकांश, अनुरूप, रूप में अनुकूल, आजीवन, जीवन पर्यंत, है ना। तो जिसमें आ, यथा, प्रति, वे, नीर, नी ये सारे वर्ड लगे होते हैं शुरुआत में फ्रेंड्स, उसको बोलते हैं अविभाव समास, और इसमें पूर्व पद प्रधान होता है। ठीक है, निर्विवाद में देखिए नी लगा हुआ है, बिना विवाद के। प्रतिवर्ष में प्रति लगा हुआ है, तो ये सारा हमारा क्या हो गया, अविभाव समास हो गया। ठीक है, अब चलिए तत्पुरुष समास देखते हैं। तत्पुरुष समास में अब देखिए, जिस समास में समस्त पदों में उत्तर पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इस समास में पूर्व पद उत्तर पद में कुछ विशेषता जोड़ देता है। उदाहरण के लिए देखिए राजकुमार पद को देखा जा सकता है ना, तो इसमें क्या होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। किसका कुमार, तो राजा का कुमार, है ना फ्रेंड्स। चलिए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं और अच्छे से डिफाइन किया है। समस्त पद में 2 शब्द हैं, राजा का कुमार, प्रधानता उत्तर पद यानी कुमार शब्द की है। पूर्व पद इसमें कुछ विशेषता जोड़ देता है, यथा किसका कुमार, तो राजा का कुमार, है ना। तत्पुरुष के भेद, तत्पुरुष समास के पहले 2 भेद किए जाते हैं। एक होता है हमारा व्यधिकरण तत्पुरुष समानाधिकरण
अधिकरण तत्पुरुष, ठीक है। और समानाधिकरण जो तत्पुरुष होता है फ्रेंड का ही दूसरा नाम है, ठीक है। इसी का दूसरा नाम कर्मधारय समास है, ठीक है। जो हमारा ये है ना समानाधिकरण, ठीक है, वो कर्मधारय का दूसरा नाम है, ठीक है। हिंदी में सामान्यतः इसे पूर्णतः स्वतंत्र समास भेद माना जाता है, अतः इस पर अन्यंत्र विचार किया गया है। तत्पुरुष समास के पूर्व पद एवं उत्तर पद में विभक्ति संबंध होता है। संस्कृत में कर्ता और संबोधन की विभक्तियों को छोड़कर विभक्तियां 6 हैं: द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, ठीक है, पंचमी, षष्ठी एवं सप्तमी। तत्पुरुष समास से में पूर्व पद एवं उत्तर पद के बीच संबंध का आधार जो विभक्ति होती है उसी के अनुसार उस तत्पुरुष भेद का नामकरण कर दिया जाता है। जैसे द्वितीय कर्म में फ्रेंड तत्पुरुष है ना कट फोड़वा, ये सब एग्जाम्पल है फ्रेंड। तृतीय में करण होता है तत्पुरुष आँखों देखा, ठीक है। तो आप ये रीडिंग कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग देते हैं कर्मधारय समास। तो 2 हमने पढ़ लिया है फ्रेंड, तत्पुरुष समास और अविभाव समास। अविभाव समास में क्या होता है फ्रेंड, हमारा पूर्व पद प्रधान होता है, ठीक है। लेकिन जो हमारा तत्पुरुष समास होता है फ्रेंड, उसमें क्या होता है, हमारा उत्तर पद प्रधान होता है, ठीक है। अब हम लोग देख रहे हैं तीसरा कर्मधारय समास, ठीक है। जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद के मध्य विशेषण या विशेष भाव संबंध हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। विशेषण विशेष संबंध से तात्पर्य उस संबंध से है जिसके एक पद यदि विशेष है ना, विशेष सामान्यता पूर्व पद ही विशेषतावाची होता है। जैसे नील कमल, नील वर्ण कमल है ना, नील कमल, कमल नयन, तो ये सारी चीज़ें हो गई हमारी कर्मधारय समास का एग्जाम्पल, ठीक है। अब देखिए, पर कई बार उत्तर पर ही विशेषतावाची होता है और पूर्व पद विशेष रूप, जैसे चरण कमल है ना, चरण कमलों के समान है ना, कर कुंजों के समान है ना। कई बार दोनों पद विशेषतावाचक होते हैं एवं विशेष पद कोई और ही होता है जिसके विशेषण रूप होकर वे आए होते हैं। जैसे अत्यधिक, अति और अधिक, खट मीठा, खट्टा और मीठा, कठिन कोमल, कठिन और कोमल, तरोताजा, तर और ताजा है ना। फिर द्विगु समास देखिए आप। संस्कृत के अनुसार कर्मधारय समास का ही एक भेद है, कारण इसका पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण रूप होता है। हिंदी में यह स्वतंत्र समास भेद के रूप में ही विशेष मान्यता प्राप्त होता है। पारिभाषिक दृष्टि से जिस समास में पूर्व पद संख्यावाचक होता है उसे द्विगु समास कहते हैं। उदाहरणतः त्रलोक है ना, पंचरत्न पदों को लीजिए, ठीक है। द्विगु समास में क्या होता है फ्रेंड्स, जो इसका पूर्व पद होता है ना, शुरू वाला पद, ठीक है, वो हमारा संख्यावाचक होता है। जैसे देखिए त्रलोक तो 3, पंचरत्न मतलब 5, तो संख्यावाचक है ना फ्रेंड। तो संख्यावाचक से जो भी आपके शब्द शुरू होते हैं, ठीक है, वो बोलते हैं, उसे बोलते हैं हम लोग द्विगु समास, ठीक है। तो अगर एग्जाम के अंदर छाटने के लिए भी आए, चेक करने के लिए कौन सा द्विगु समास है, कौन सा समास है, तो आप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए अठन्नी 8 आनों का समाहार, चतुर्भुज 4 भुजाओं का समाहार, चौपाई 4 पदों का समाहार है ना। तो देख सकते हैं यहाँ पे भी संख्यावाचक ही है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं द्वंद्व समास, ठीक है। जिस समास में पूर्व पद तथा उत्तर पद दोनों प्रधान हो उसे हम बोलते हैं द्वंद्व समास, ठीक है फ्रेंड्स। यानी कि जो हमारा द्वंद्व समास होता है उसमें क्या होता है, हमारे दोनों ही पद प्रधान होते हैं, चाहे वो पूर्व पद हो या उत्तर पद हो, ठीक है। दोनों पद समान होने के तात्पर्य है, दोनों पदों के महत्वपूर्ण होने से तात्पर्य है उनके रूप में आए दोनों ही पदों से जिन जिन अर्थ का संकेत होता है उनका समान रूप से महत्वपूर्ण होना। एक उदाहरण ले, माता पिता, तो यहाँ पे दोनों इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। तो द्वंद्व समास में क्या होता है, दोनों ही प्रधान होते हैं, चाहे वो पूर्व पद हो या फिर हमारा उत्तर पद हो। फिर देखिए फ्रेंड, इसमें क्या होता है, कोई भी किसी से कम नहीं होता है, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आप देख ले काफ़ी सारा यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, आजकल, आज और कल है ना, तरोताजा, तर और ताजा, ठीक है। तो ये सब देख लीजिएगा। बहुव्रीहि समास में क्या होता है, यहाँ पे फ्रेंड्स आप और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, माता पिता, भाई बहन, ठीक है, छोटा बड़ा, यानी कि इसमें सभी प्रधान होता है, दोनों ही, पूर्व पद भी उत्तर पद भी, ठीक है। और द्विगु समास में आपको पता है ना कि संख्यावाचक से शुरू होता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं बहुव्रीहि समास। तो जिस समास के पूर्व पद एवं उत्तर पद में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है अपितु समग्र भाव से कोई और ही अर्थ प्रदान हो जाता है और संज्ञा रूप अथवा संज्ञात्मक विशेषण रूप होता है, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे लंबोदर, ऊपर से यह विशेषतावाचक कर्मधारय समास मालूम पड़ता है, लंबा प्लस उदर, उदर मतलब पेट होता है फ्रेंड, ठीक है। पर वस्तुतः बात ऐसा नहीं है, कारण यह दोनों पदों में कोई भी प्रधान नहीं होता है, कोई और ही अर्थ प्रधान होता है जो यह
है, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश है ना। तो प्रधान कौन हुआ फ्रेंड यहाँ? गणेश। तो लंबोदर तो कुछ प्रधान हुआ ही नहीं, तो हम बहुवीरू समास किसको बोलेंगे? जिसमें ना तो उत्तर पद प्रधान हो, ना ही पूर्व पद प्रधान हो, यानी कि कोई भी पद प्रधान नहीं होगा। ठीक है, इसी प्रकार बहुत से पद देखे जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, अनुच्छेद लेखन, और ये हमारा आखिरी टॉपिक है फ्रेंड। ठीक है, और इतना ही आपको स्टडी करना है, क्योंकि आपको पता होगा कि जो हमारा हिंदी MIL 2 का पेपर है फ्रेंड, ये ओनली 50 मार्क्स के क्वेश्चन ही आएंगे। ठीक है, 50 मार्क्स के ही क्वेश्चन आएंगे, तो उसी हिसाब से आपको स्टडी करनी है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं फ्रेंड, अनुच्छेद लेखन होता क्या है। तो किसी एक भाव या विचार को व्यक्त करने के लिए लिखे गए संबंध और लघु वाक्य समूह को अनुच्छेद लेखन कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग इसका अच्छे से डेफिनेशन कि किस तरह से हमारा जो अनुच्छेद लेखन होता है फ्रेंड वो लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, दूसरों शब्दों में किसी घटना, दृश्य अथवा विषय को संक्षिप्त किंतु सारगर्भित ढंग से जिस लेखन शैली में प्रस्तुत किया जाता है उसे अनुच्छेद लेखन कहते हैं। अनुच्छेद शब्द अंग्रेजी भाषा के पैराग्राफ शब्द का ही हिंदी पर्याय है। जैसे फ्रेंड हम लोग इंग्लिश में पैराग्राफ लिखते हैं ना, जस्ट लाइक सेम आपको अनुच्छेद लेखन करना है। ठीक है, अनुच्छेद निबंध का संक्षिप्त रूप होता है। ठीक है, निबंध मतलब ऐसे का छोटा सा रूप होता है अनुच्छेद। इसमें किसी विषय के किसी पक्ष पर 80 से 100 शब्दों में अपने विचार व्यक्त किए जाते हैं। अब देखिए, ज़्यादा आपको बहुत बड़ा अनुच्छेद नहीं लिखना है फ्रेंड, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 80 से लेकर 100 शब्द का ही लिखना है। अनुच्छेद अपने आप में स्वतंत्र और पूर्ण होते हैं। अनुच्छेद का मुख्य विचार या भाव की कुंजी या तो आरंभ में रहता है या अंत में। एक अच्छे अनुच्छेद लेखन में मुख्य विचार अंत में दिया जाता है। अनुच्छेद लिखने से पहले रूपरेखा, संकेत, बिंदु आदि बनानी चाहिए। कुछ प्रश्न पत्रों में पहले से ही रूपरेखा, संकेत, बिंदु आदि दिए जाते हैं। ठीक है, आपको उन्हीं रूपरेखा, संकेत, बिंदु आदि को ध्यान में रखते हुए अनुच्छेद लिखना होता है। ठीक है, अनुच्छेद में विषय के किसी एक ही पक्ष का वर्णन करें, ऐसा इसलिए करना आवश्यक हो जाता है क्योंकि अनुच्छेद में शब्द सीमित होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और इसमें अनुच्छेद संक्षेप में लिखना होता है। ठीक है, ये हम लोग और अच्छे से देखनी, भाषा सरल, स्पष्ट और प्रभावशाली होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, कुछ भी वर्ड को लिख दिया है ना, बहुत ही स्ट्रॉन्ग वर्ड को लिख दिया, तो वैसा नहीं लिखना। अनुच्छेद लेखन में भाषा एकदम सरल होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए, प्रभावशाली है ना होनी चाहिए, ताकि समीक्षक या पढ़ने वाला आपके अनुच्छेद जो भी आपने अनुच्छेद लिखा उससे क्या हो, वो प्रभावित हो। ठीक है, एक ही बात को बार बार ना दोहराएं, ये सब आपको ध्यान रखना है फ्रेंड अनुच्छेद लिखते टाइम। ठीक है, आप बार बार एक ही सेंटेंस को तो बिल्कुल भी नहीं दोहराना। ठीक है, क्योंकि एक ही बात को बार बार दोहराने से आप अपने अनुच्छेद को दिए सीमित शब्दों में पूरा नहीं कर पाएंगे और अपने संदेश को लोगों तक नहीं पहुंचा पाएंगे। बिल्कुल जाहिर सी बात है फ्रेंड, हमें अनुच्छेद जिस टॉपिक पे दिया है, हम क्या कर रहे हैं उसमें बार बार एक ही वर्ड, बार बार एक ही सेंटेंस को दोहराए जा रहे। बताइए फ्रेंड्स, क्या वो अनुच्छेद अट्रैक्टिव होगा? क्या वो अनुच्छेद प्रभावशाली होगा? और क्या हम कम से कम, यानी कि हम मिनिमम 80 से 100 शब्दों में अपनी बातों को पूरा कर पाएंगे फ्रेंड्स? बिल्कुल ही बात है, जाहिर सी बात है कि हम लोग नहीं कर पाएंगे, है ना। तो आपको एक ही बात को बार बार नहीं दोहराना है। ठीक है, अनावश्यक विस्तार से बचें। अब फ्रेंड देखिए, अनुच्छेद लिखते टाइम आपको उन्हीं बातों को उसमें डालना है जो इम्पोर्टेंट है, जो उसके लायक है। अगर आपको लगता है नहीं ये थोड़ा सा जो मैं भी लिख रही हूँ वो हटके है टॉपिक से, तो आपको नहीं लिखना वो सारी चीज़ें। आपको टॉपिक से जुड़ी हुई बातें ही अनुच्छेद लेखन में डालनी है। ठीक है, लेकिन विषय से ना हटे, विषय से तो हटना ही नहीं है फ्रेंड। आपको भले ही संक्षेप में अपने अनुच्छेद को पूरा करना है, परंतु आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप अपने विषय से ना भटक जाएं। ठीक है, विषय से तो बिल्कुल नहीं भटकना है। शब्द सीमा को ध्यान में रखकर ही अनुच्छेद लिखना है। ऐसा करने से आप अपने अनुच्छेद में ज़्यादा से ज़्यादा महत्वपूर्ण बात लिखने की ओर ध्यान दे पाएंगे। बिल्कुल, अब देखिए, पूरे अनुच्छेद में एक रूपता होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कहीं कोई बात विषय से अलग लगे और पढ़ने वाला का ध्यान विषय से भटक जाए। अनुच्छेद बहुत प्रभावशाली और रोचक लगेगा, है ना, अगर हम लोग उसी विषय पे लिखेंगे तो। अब देखिए, विषय से संबंधित सूक्ति अथवा कविता की पंक्तियों का प्रयोग भी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अनुच्छेद के अंत में निष्कर्ष समझ में आ जाना चाहिए, यानी विषय समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग अनुच्छेद की विशेषताएं क्या होती है। अभी तो हमने ये जो पढ़ा है फ्रेंड्स, वो अनुच्छेद लिखते टाइम ध्यान क्या रखना है, वो सारी चीज़ें हमने कंप्लीट करी, बट अब पढ़ रहे हैं कि अनुच्छेद की विशेषता क्या क्या होती है। ठीक है, तो आइए देखते हैं।
तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट हमारा जो अनुच्छेद का विशेषता है फ्रेंड, वो है अनुच्छेद किसी एक भाव या विचार या तथ्य को एक बार एक ही स्थान पर व्यक्त करता है, इसमें अन्य विचार नहीं रहते। दूसरा है फ्रेंड हमारा, अनुच्छेद के वाक्य समूह में उद्देश्य की एकता रहती है, अप्रासंगिक बातों को हटा दिया जाता है, केवल बहुत अधिक महत्वपूर्ण बातों को ही अनुच्छेद में रखा जाता है, ठीक है, यानी कि इंपॉर्टेंट्स बातों को ही अनुच्छेद में डाला जाता है, फालतू की जो बातें होती है साइड की उसको इसमें नहीं डाला जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, अनुच्छेद के सभी वाक्य एक दूसरे से गठित और संबंध होते हैं, वाक्य छोटे तथा एक दूसरे से जुड़े होते हैं, ठीक है। अब आपको बहुत बड़ा बड़ा वाक्य भी नहीं बनाना, छोटे छोटे वाक्य बनाना है। अनुच्छेद एक स्वतंत्र और पूर्ण रचना जिसका कोई भी वाक्य अनावश्यक नहीं होता। उच्च कोटि के अनुच्छेद लेखन में विचारों को इस क्रम में रखा जाता है कि उनका आरंभ, मध्य और अंत आसानी से व्यक्त हो जाए और किसी को भी समझने में कोई परेशानी ना हो, ठीक है फ्रेंड्स। अनुच्छेद सामान्यतः छोटा होता है किंतु इसकी लघुता या विस्तार विषय वस्तु पर निर्भर करता है। लेखन के संकेत बिंदु के आधार पर विषय का क्रम तैयार करना चाहिए, ठीक है। अनुच्छेद की भाषा सरल स्पष्ट होनी चाहिए, इसकी विशेषताएं हैं। अब हम लोग देख रहे हैं फ्रेंड्स अनुच्छेद के कुछ उदाहरण कि मतलब किस तरह से अनुच्छेद लिखना है। अब इस तरह से आपके पॉइंट रहेंगे, लिखा हुआ रहेगा इसकी अनुच्छेद करें या निम्नांकित वाक्यों के अनुच्छेद करें, ऐसा क्वेश्चन रहेगा। फिर एक वाक्य लिखा रहेगा जैसे समय किसी के लिए नहीं रुकता, आपको इसका अनुच्छेद करना है। देखिए कैसे करेंगे, समय निरंतर बीतता रहता है, कभी किसी के लिए नहीं ठहरता। जो व्यक्ति समय के मोल को पहचानता है वह अपने जीवन में सफलता प्राप्त करता है। समय बीत जाने पर किए गए कार्य का कोई फल प्राप्त नहीं होता और पश्चाताप के अतिरिक्त कुछ हाथ नहीं आता। जो विद्यार्थी सुगम समय पर उठता है, ठीक है, सुबह समय पे उठता है, ठीक है, अपने दैनिक कार्य समय समय पर करता है तथा समय पर सोता है, वही आगे चलकर सफल व उन्नत व्यक्ति बन पाता है। जो व्यक्ति आलस्य में आकर समय गवा देता है उसका भविष्य अंधकारमय हो जाता है। संत कवि कबीरदास जी ने ही अपने दोहे में कहा है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पड़ ली होएगा, बहुरी करेगा कब, है ना। समय, अब देखिए यहाँ पे कंक्लूजन में लिखा हुआ है, समय का एक एक पल मूल्यवान है और बीता हुआ पल वापस लौटकर नहीं आता। इसलिए समय का महत्व पहचानकर प्रत्येक विद्यार्थी को नियमित रूप से अध्ययन करना चाहिए और अपने लक्ष्य के प्रति प्राप्ति करनी चाहिए। जो समय बीत गया उस पर ध्यान समय में सोचकर, ठीक है, यानी कि जो हमारा वर्तमान समय में सोचकर और अधिक समय बर्बाद ना करके आगे अपने कार्य पर विचार कर लेना ही बुद्धिमानी। बिल्कुल, कितना फ्रेंड कहा जाता है ना कि समय बीत गया या समय बहुत कम है, बट अच्छी बात यह है फ्रेंड्स कि अभी भी समय है, ठीक है। तो हमें समय को बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करना चाहिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे टॉपिक दिया हुआ है अभ्यास का महत्व। तो इसका आपको अनुच्छेद कैसे करना है तो वो भी आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। मित्र के जन्मदिन के उत्सव पर आपको कैसे लिखना है, वन और पर्यावरण पे आपको कैसे लिखना है, सारा पढ़ लीजिएगा फ्रेंड। कंप्यूटर एक जादुई पिटारा, इस पर कैसे लिखना है। ग्लोबल वार्मिंग पे आप देख लीजिए फ्रेंड, ग्लोबल वार्मिंग पे आपको कैसे लिखना है, ठीक है। तो ये भी हमारा ग्लोबल वार्मिंग पे ही था। तो आई होप फ्रेंड्स कि वीडियो आपको समझ में आ गया होगा और एक एक क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, अपने सारे पॉइंट्स भी क्लियर कर लिए होंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड आप लोग वीडियो देख तो लेते हो बट ना तो लाइक करते हो ना तो कमेंट करते हो फ्रेंड, तो प्लीज़ ऐसी नाइंसाफ़ी मत करिए। प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, एक अच्छा सा कमेंट करिए। और देखिए कहते हैं ना दोस्ती बहुत इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में। तो आपके जितने भी दोस्त हैं, जितने भी फ्रेंड्स हैं जिनका AEC 3 MIL 2 का पेपर हिंदी है, तो प्लीज़ ये वीडियो उन तक शेयर करिए ताकि उन्हें भी हेल्प मिल पाए और उनका भी एग्ज़ाम अच्छा जा पाए, है ना। तो फ्रेंड्स आई होप कि आप ये सारी चीज़ें को फॉलो करेंगे और मेरे इस वीडियो को लाइक भी करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। नेक्स्ट फ्रेंड आपको किस टॉपिक पे चाहिए आप मेरे को ज़रूर बताइएगा।